अभी तक तुम लोगों ने जितना सीखा, एक्सपोजर सीख लिया बहुत अच्छे से, अपर्चर सीख लिया, शटर स्पीड सीख लिया, आईएसओ सीख लिया, तो पिक्चर में एक्सपोजर सही आना सबको आ गया, पिक्चर अच्छी आती है। लेकिन पिक्चर में एक्सपोजर के साथ साथ में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है कि फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पिक्चर खींची और अगर फोकस क्लियर नहीं हुआ तो कितना ही अच्छा एक्सपोजर क्यों ना हो, पिक्चर आपको पसंद नहीं आएगी। देखो अभी मैं तुमको 2 फ़ोटो अलग अलग खींच के दिखाता हूँ। थोड़ी क्लियर हुई लेकिन उतनी एक्यूरेट तो नहीं हुई, और क्लियर करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही पिक्चर मेरी पूरी शार्प फोकस हो जाए, अभी कैसी है, फ़र्क समझ में आया कि चाहे कितना ही सब कुछ एडजस्ट कर लो, लेकिन अगर फोकस एडजस्ट नहीं किया सही तरीके से तो पिक्चर में क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो कैमरे में फोकस करने के लिए एक ऑटो फोकस सिस्टम होता है। एक होता है हम लोग मैनुअली करते हैं फोकस, और एक होता है ऑटो फोकस सिस्टम, ठीक। ऑटो फोकस में डाल देते हैं तो पिक्चर मेरी ऑटोमेटिकली फोकस हो जाती है, और जब ऑटो फोकस हो जाती है तो पिक्चर शार्प आती है, ओके। तो पिक्चर शार्प आने के 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी वजह से पिक्चर डल और शार्प आती है। कभी कभी हमने क्या है, सब कुछ एडजस्टमेंट सही लगाया लेकिन 3 वजह से फ़ोटो आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। पहला तो ये है कि हमने फोकस ही शार्प नहीं किया। दूसरा, फ़ोटो खींचते समय हमारा अगर कैमरा शेक हो गया थोड़ा सा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब हम शटर दबाते हैं तो थोड़ा सा अगर शेक हो गया उसमें तो फ़ोटो हमारी ब्लर्ड आती हैं। तो उसके लिए हमारा शटर स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट लगा होना चाहिए, ओके। और तीसरा ये होता है कि जिस समय हम फोकस कर रहे होते हैं तो हमारे कैमरे में जो लेंस लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ के हिसाब से उसका शटर स्पीड हमको एडजस्ट करना होता है। वो हम आगे बताएंगे कि फोकल लेंथ और शटर स्पीड का क्या रिलेशन होता है आपस में। तो अभी सबसे पहले हम आपको कैमरे के अंदर जो ऑटो फोकस सिस्टम होता है उसके बारे में बताएंगे, ओके। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हाथ में कैमरा लिया और इसके अंदर हमने इसको ऑटो फोकस मोड में डाल दिया है तो ऑटोमेटिकली फोकस होता रहेगा, और ये बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है कि 15-15 साल हो जाता है अपना कैमरा यूज़ करते हो। जितने भी लोगों के पास DSLR कैमरा हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी हैं, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं हैं, जिनके पास अपने खुद के DSLR कैमरे हैं, शौकिया फ़ोटो भी करते हैं, 10-10 साल से फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है कि हमने फोकस किया था लेकिन पिक्चर शार्प नहीं आई। तो पिक्चर शार्प ना आने के कुछ रीज़न्स होते हैं। अगर आप, अभी मैं कैमरा दिखाता हूँ, कैमरे में जब आप इसमें डालते हो मोड पे, कि इसकी जो सेटिंग्स होती हैं, इसमें आप नीचे देखोगे कि सबसे ऊपर नॉर्मल लिखा है, बीच में ऑटो लिखा है, 400 लिखा है, और उसके बाद जो है AFS लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस AFS का मतलब क्या है ये किसी को नहीं मालूम रहता। मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो फ़र्क पड़ जाएगा उससे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम आपको कैमरे का जो ऑटो फोकस सिस्टम होता है उसके बारे में बताते हैं। ऑटो फोकस सिस्टम में 2 चीज़ होती है, एक होता है ऑटो फोकस स्पॉट और दूसरा होता है ऑटो फोकस मोड। 2 चीज़ें होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या होते हैं। ये 2 चीज़ मिलके आपकी फ़ोटो को एक्यूरेट बनाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं ऑटो फोकस स्पॉट्स के बारे में। अब आप इस कैमरे पे यहाँ ध्यान से देखो, ये नीचे एक चौकोर बना हुआ है स्क्वायर, उसके बीच में एक छोटा स्क्वायर बना हुआ है। अब देखना आप, वो अपनी जगह से हिलता है, या है ना, ये हिल रहा है, इसको मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ कर लूँगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये मूव होता हुआ दिख रहा है। तो
तो बेसिकली जब हम इसको कैमरे को आँख में लगाते हैं तो अंदर एक लाल स्पॉट जो होता है वो फ्लिकर होता है। उस लाल स्पॉट को लेज़र स्पॉट होता है, जिसकी भी हम फ़ोटो खींच रहे हैं उसके अगर हमने आँखों में स्पॉट कर दिया उसको तो बिल्कुल एक्यूरेट फोकस लेगा। अभी मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक। पहले इस चीज़ को समझ लो कि ये ऑटो फोकस स्पॉट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये ऑटो स्पॉट जो होते हैं इसको आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। उसके बाद ये है आपका ऑटो फोकस स्पॉट मीटरिंग। अब ये व्यू फाइंडर के अंदर जो हम यहाँ आँखों में देखते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो व्यू फाइंडर में जब मैंने डाला इसको तो इसमें 3 चीज़ निकल के आई। सबसे पहला क्या है, सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस। दूसरा निकल के आया डायनामिक एरिया ऑटो फोकस। और तीसरा जो निकल के आया, मतलब सेकंड जो है डायनामिक एरिया ऑटो फोकस। और थर्ड जो निकल के आया वो ऑटो एरिया ऑटो फोकस है। अब इसको समझो अच्छे से, ये 3 चीज़ क्या है। सबसे पहला जो सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस है, इसका मतलब ये है कि मेरे कैमरे में सपोज़ अगर तुम 4 लोग बैठे हो यहाँ पे, अब मैं अगर इसको चाहता हूँ कि तुम्हारे को ही मेरे को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। 4 लोगों में से कुछ आगे बैठे हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, तो मुझे जिसको इम्पोर्टेंस देनी है उसके ऊपर मैं स्पॉट मीटरिंग कर दूँगा। तो जब मैं आँखों में ऐसे लगाऊंगा और मेरे कैमरे के अंदर जो मेरा जो स्पॉट मीटरिंग कर रहा है वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर जैसे ही पिन पॉइंट होगा वैसे ही मैं शटर दबा दूंगा। जैसे ही हम हाफ शटर दबाते हैं कैमरे के व्यू फाइंडर में एक रेड कलर की लेज़र स्पॉट आती है। उस स्पॉट को हमको तुम्हारे फेस पे लाना है और आँखों के ऊपर लाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। अच्छा, अब ये जो स्पॉट अंदर है जिसको कि हम फोकस स्पॉट्स बोलते हैं, ये होता क्या है। हर कैमरे के अंदर स्पॉट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे ये फोकस स्पॉट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कैमरे की कीमत बढ़ती जाती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि मुझे कौन से स्पॉट्स का कैमरा ख़रीदना है। जैसे जैसे आप स्पॉट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कैमरे की प्राइस बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो स्पॉट्स बढ़ते जाते हैं उसकी यूटिलिटी किन लोगों के लिए होती है। अब नॉर्मली क्या है, सपोज़ अभी जैसे भी जो भी बिगिनर है या जो भी कैमरा ख़रीदता है उसका पर्पस क्या है ये उसको मालूम होना चाहिए। मान लो आपको वेडिंग शूट करना है या आपको स्पोर्ट्स फंक्शन शूट करना है या घर के, मतलब नॉर्मली आप एक कमर्शियल फोटोग्राफ़र हो जो कि घरों में इवेंट में कवरेज करते हो, तो नॉर्मली आपको ह्यूमन को ही कवर करना है। भीड़ में से किसी 2-4 लोगों का फंक्शन हो रहा है उसको कवर करना है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मीटरिंग स्पॉट्स आपको नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्पॉट्स जो होते हैं ये उनके लिए होते हैं जैसे जो एनिमल्स की फ़ोटो खींच रहे होते हैं, चिड़िया की फ़ोटो खींच रहे होते हैं दूर से। अब पक्षी जो कभी यहाँ फतक रहा है कभी वहाँ फतक रहा है और बहुत दूर से खींचना होता है, तो उसमें उसके सिर्फ आँखों पे फोकस ना करके पूरे एरिया को फोकस कर देते हैं वो। तो पूरे एरिया को फोकस कर देते हैं तो उसके एक एक मोमेंट पे ऑटो फोकस होता रहता है। वेयर एज जब हम किसी इंसान की फ़ोटो खींच रहे हैं तो हमें खाली एक इंसान को स्पॉट करना है, एक पर्टिकुलर पर्सन को स्पॉट करना है। तो मुझे अगर मेरे कैमरे में 4 फोकस पॉइंट है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब इस फोकस पॉइंट को समझे, फोकस पॉइंट होता क्या है। ये जो मैं स्क्वायर दिखा रहा हूँ आपको, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कुछ में वर्टिकल लाइन होती है, कुछ में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो कैमरे के ऑब्जेक्ट के सामने जो बैठा रहता है या जो भी सीनरी है आपकी, उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को या तो कैप्चर करेगी या वर्टिकल लाइन को कैप्चर करेगी। तो कुछ वर्टिकल को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो और भी कैमरे आते हैं जिसमें क्रॉस रहता है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है, वर्टिकल भी नहीं होता है, बीच में कम से कम 10-12 क्रॉस पॉइंट्स होते हैं। तो वो क्रॉस को भी फोकस करता है, हॉरिजॉन्टल को भी कवर करता है, वर्टिकल भी कवर करता है। तो डेफिनेटली जिन कैमरे में क्रॉस सिस्टम है वो कैमरे उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जिनके अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है।
लेकिन फिर वही, अगर आपका इंडिविजुअली आप फ़ोटो खींच रहे हो किसी का, तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर पॉइंट को शार्प कर रहे हो। मैं आपको इस तरह के डिफरेंस इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब आप कैमरा ख़रीदने जाओगे तो आप इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे, फिर आपको लगेगा यार ये महंगा वाला कैमरा है, मैं तो सस्ता वाला कैमरा ख़रीद रहा हूँ। महंगा वाला कैमरा इसलिए महंगा है कि जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, और वो फैसिलिटीज़ आप यूज़ नहीं करने वाले हो, आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, इसलिए उसके ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको अभी ये बता दे रहा हूँ कि महंगे कैमरे जो होते हैं उसमें अगर ये सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको यूज़ नहीं आएंगी। आप जब अपने ऑब्जेक्ट को फ़ोटो खींच रहे हो तो स्पॉट मीटरिंग आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बस स्पॉट मीटरिंग हर कैमरे में होती है, ओके। अब ये स्पॉट मीटरिंग में दो चीज़ बताई मैंने, एक तो मैंने बताया आपको आउट ऑफ फोकस एरिया मोड में एक सिंगल पॉइंट है, दूसरा डायनामिक एरिया ऑटो फोकस है, ठीक है। डायनामिक एरिया फोकस पॉइंट आप तब लगाओगे जब आप बहुत तेज़ से मूव होती चीज़ों को फोटो खींच रहे हो। जैसे कि मान लो भीड़ में से कोई बच्चे हैं बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, किसी एक बच्चे को ही आपको फोकस करना है, तो उसमें आप डायनामिक के ऊपर डाल दो तो बच्चे की एक एक एक्टिविटी को ऐसे ऐसे करते रहोगे तो उसका मतलब हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, कुछ ना कुछ तो फोकस कर ही लेगा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल जो शूटिंग करते हैं हम, एक इवेंट चल रहा है मेरा जिसमें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डायनामिक नहीं हैं, स्टैटिक हैं, बहुत तेज़ मोशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमेशा आप ये वाला चूज़ करो, आप स्पॉट मीटरिंग सिंगल पॉइंट, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस रखो आप, मतलब मैक्सिमम टाइम आप अपने कैमरे में स्पॉट पॉइंट सिंगल मीटरिंग रखो आप। उसमें भी जब आपने इस पे रख लिया, सिंगल पॉइंट पर रख लिया, उसके बाद फिर जो मैंने ये दिखाया था आपको कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके फ्रेम में किधर आ रहा है, कोशिश तो करो कि उसको बिल्कुल बीच में रखने की, ठीक है। बीच में रखा है, कैमरा भी आपने ऐसे किया और उसके बाद आपने उसको सेंटर में लाके फ़ोटो खींच दिया। क्योंकि अगर आपने मान लो 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, और मेरा स्पॉट अगर रमेश के ऊपर आया तो रमेश ज़्यादा फोकस में आएगा, आप कम फोकस में आओगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो आपकी चाहिए, तो वहाँ पे डायनामिक काम नहीं आएगा, वहाँ पे हमेशा स्पॉट आएगा काम में, और स्पॉट मैं आपके ऊपर स्पॉट करूँगा, ठीक है ना। जो अपन ने डेप्थ ऑफ फील्ड में पढ़ा था कि जैसे छोटा अपर्चर रहेगा तो ठीक है, बड़ा अपर्चर लगाया तो बिल्कुल सामने जिसको शार्प फोकस करोगे वो तो फोकस में रहेगा और पीछे की चीज़ें जो है आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। लेकिन अगर स्पॉट मीटरिंग में गलती से आपने पीछे वाले के ऊपर लेज़र डाल दिया तो पीछे वाला फोकस हो जाएगा, फिर आप फोकस में नहीं आओगे। तो इसलिए जिस समय फ़ोटो खींच रहे हैं हम, उस समय हमारा सेंटर्ड आइटम है, जिसका मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है, उसकी आँखों में मुझे अपना बीम डालना है, स्पॉट डालना है। और जैसे ही आप हाफ शटर दबाते हो तो वो लॉक हो जाता है फोकस अपने आप, ठीक है। जब फोकस लॉक हो जाता है उसके बाद आप फ़ोटो खींच दो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और मैंने सेंटर में अपना स्पॉट रखा हुआ है और आँख पे आपकी फ़ोटो खींची मैंने, तो इधर उधर का एरिया भी मैं लेना चाहता हूँ साथ में, कोई बात नहीं, आपको मैं ऐसे आँख पे लगाऊंगा, आपकी आँखों में डाला, सेंटर में जैसी वो देखो मेरा उंगली, देखो मेरी उंगली दबी हुई है ना, मैंने ऐसे करके आपको फोकस कर लिया। अब मैं इधर उधर भी हो जाऊं लेकिन मेरा फोकस डिस्टर्ब नहीं हो, फोकस तो आप ही हो। उसके बाद भी मैं बटन दबाऊंगा तो आपकी फ़ोटो आ जाएगी फोकस में, समझ में आ रहा है। मैंने इधर उधर किया उसके बाद भी फोकस डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि वो लॉक हो गया। ये समझ में आ गया अच्छे से। 2 पॉइंट हो गए आपके, एक हो गया सिंगल पॉइंट, एक हो गया डायनामिक पॉइंट। डायनामिक पॉइंट तब करना है जबकि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं घूम घूम के फ़ोटो खींचता हूँ। इसमें एक चीज़ और है कि जब आप फोकस करते हो तो बेसिकली ऑटो फोकस करता कैसे है, उसको कोई चमकती हुई चीज़ चाहिए, फोकस ऐसे नहीं कर पाएगा। जब तक उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो फोकस नहीं करेगा। सपोज़ अगर मैं इस दीवार पे ये ऐसे कर दूँ, है ना, अब इस दीवार को मैं कर दूँ, यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिल रहा है, ये फोकस, मेरा शटर दब ही नहीं रहा है। देखो मैंने उंगली दबा रखी है ना, शटर नहीं दब रहा है, इसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, किसकी फ़ोटो खींचूँ मैं, किसको फोकस करूँ। तो जब तक उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो
फोकस नहीं कर पाएगा। अब इसको जैसे ही अगर मैं ऊपर करूँगा, इसको लाइट मिल जाएगी तो ये फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोकस बेसिकली कुछ नहीं है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कंट्रास्ट को पहचानता है वो। अगर आप ऊपर से नीचे, जैसे मान लो आप पूरा बुर्का ओढ़ के आ जाओ और काला चश्मा पहन लो, है ना, मैं आपको फोकस करूँगा, आपकी फ़ोटो फोकस ही नहीं होगी, ऊपर से नीचे तक काला है, वो सेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपना चश्मा हटाऊँगा, आपकी आंखें दिखेंगी, उसको तुरंत फोकस कर लेगा और फ़ोटो खींच लेगा। ये क्लियर हुआ कि बेसिकली लेज़र स्पॉट होता क्या है। वो बेसिकली आपके, इसीलिए जब आप डायनामिक एरिया में डाल के फ़ोटो खींचते हो, आप फोकस किसी को करना चाहोगे, लेकिन बगल में कोई चमकीली चीज़ दिख गई तो उसको वो फोकस कर लेगा, आपका फोकस नहीं होगा। बगल वाली चीज़ जो चमक रही है उसको फोकस करके फ़ोटो खींचेगा। वो दिया जल रहा है उसको फोकस कर लेगा, वो कोई सीरीज की झालर जल रही है या कुछ बल्ब जल रहा है उसको देख के फोकस कर लेगा और फ़ोटो खींच देगा। इसलिए आपको स्पॉट मीटरिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने एक्यूरेट फोकसिंग करने के लिए। ये आ गया समझ में बिल्कुल अच्छे से? ओके। अब ये तो हो गया आपका स्पॉट मीटरिंग सिस्टम। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इसको बोलते हैं फोकस मोड्स। देखो कंफ्यूज मत होना, अभी जो हमने बताया था आपको ऑटो फोकस स्पॉट समझाया था, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ ये है आपका ऑटो फोकस मोड, ठीक है। अब इसमें भी देखो 3 है, एक है ऑटो फोकस ए, दूसरा है ऑटो फोकस एफ और तीसरा है ऑटो फोकस सी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटो फोकस एस को समझो। ऑटो फोकस एस क्या है? एस मतलब स्टैटिक, ठीक है। अब आपकी फ़ोटो मुझे खींचना है, आप एक जगह बैठे हो शांति से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको ऑटो फोकस एस में डाल दिया और उसके बाद ऐसे किया मैंने, आप ठीक है, ये आपकी फ़ोटो फोकस बिल्कुल शार्प हो गई। लेकिन अब आपका भरोसा नहीं, आप कभी यहाँ खड़े हो जा रहे हो, कभी वहाँ खड़े हो जा रहे हो, कभी यहाँ चले जा रहे हो। मान लो छोटा बच्चा कमरे के अंदर घूम रहा है, अब उसके पीछे मैं कैमरा लेकर घूम रहा हूँ, पीछे 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 उसके, तो उसको कैसे फोकस करूँगा? उसकी फ़ोटो फिर ऑटो फोकस एस में नहीं आ पाएगी। उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नेक्स्ट रीडिंग सेटिंग जो है मेरी, ये वाली ऑटो फोकस सी। ऑटो फोकस सी का मतलब होता है ऑटो फोकस कंटिन्यूस, समझ में आए? अब उसमें क्या होगा, ऑटो फोकस सी में जैसे ही मैंने डाला, अब उसमें डालने के बाद अभी जैसे ही मैं, अगर मान लो आपका फोकस मैंने एक बार कर लिया, ठीक है, अब आप मेरे कैमरे के नज़दीक आओ, आ जाओ और 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 आ जाओ, बिल्कुल पास कैमरे में घुस गए तो भी फोकस में रहोगे। दिख रहा है कितनी शार्प फोकस है? तुम्हारे वहाँ पे फोकस कुछ और होता, यहाँ पे फोकस कुछ और होता। अब अगर इसी को मैं ऑटो फोकस एस में करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो अंतर समझ में आ जाएगा। ये ऑटो फोकस सी की जगह मैंने इसको ऑटो फोकस एस कर दिया, ठीक है। अब रमेश तुमको मैंने फोकस कर दिया, अब तुम मेरे नज़दीक आ जाओ, कैमरे के नज़दीक आ जाओ, घुस जाओ मेरे कैमरे में। क्या हुआ? ये अंतर समझ में आ गया? ये इतनी अच्छी चीज़ें कैमरे के अंदर रहती हैं, छुपी हुई रहती हैं, जिसके बारे में लोगों का अंदाज़ा नहीं रहता। कि कैमरा खरीद लिया अपने पास, सोचा कि कैमरा मेरा ऑटो फोकस है और ऑटो फोकस तरीके से खींचते रहे, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स लोगों से होती रहती हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा, ये तो किया मैंने, आपको अपने पास बुलाया। अब अगर मान लो मैं ही घूम घूम के फ़ोटो खींच रहा हूँ, है ना, मान लो रमेश की मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींची अभी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फोकस आ गई। अब अगर एक मिनट, अब अगर मैं पीछे चला जाऊँ थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ जाएगा।
दिख गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको आउट ऑफ फोकस सी में डाल दूंगा, अब इसको मैंने फोकस कर लिया एक बार, ठीक है। अब मैं कहीं भी जाऊं, पीछे जाऊं, आगे जाऊं, ये मेरे आगे आए, ये मेरे पीछे आए, कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? तो ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं कि देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खुदा नहीं होता है ना, उसके अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं, आपको उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर आपने उस ऑटो फोकस के भरोसे छोड़ दिया सब कुछ, तो वो उस तरह से काम नहीं करेगा। जो जनरलाइज्ड ऑटो फोकस होते हैं ना, जैसे आपका मोबाइल है, वो एक जनरल ऑटो फोकस सिस्टम है, आप कैसे भी करते रहो, लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि बीच में अगर आप फेस पे डाल के अगर उंगली से टैप कर दो तो फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आती है ना। कोई भी चीज़ में स्पॉट मीटरिंग होती है। और आजकल के जितने भी ये कैमरे आते हैं जिसमें कि टच स्क्रीन दी हुई होती है, उसमें अगर आप फेस के ऊपर टच कर देते हो तो चीज़ें शार्प हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने स्पॉट अपने हिसाब से नहीं फिक्स किया तो दो चीज़ें फिर से मैं बता दूं, एक होता है स्पॉट और दूसरा होता है मोड। इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आपको सिंगल पर्सन चाहिए, स्टैटिक अगर है, तो पहले तो उसको स्पॉट सेंटर रखो और दूसरा उसको स्टैटिक में रखो। दूसरा और मोस्टली एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, आप अपने कैमरे में स्पॉट मीटरिंग के अलावा और कोई मीटरिंग रखो ही मत, ठीक है। आपको डायनामिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ की भी फ़ोटो खींचने नहीं जा रहे हो। तो हमेशा आप अपने कैमरे में, भले आपके कैमरे में कोई भी प्रोविज़न दिया हुआ हो, आप अपने कैमरे में स्पॉट मीटरिंग रखो, नंबर 1। दूसरा, उसको सेंटर में रखो, जैसा कि मैंने ये दिखाया था ना अभी आपको, स्पॉट मीटरिंग को भी आप सेंटर में रखो, यहाँ पे रखो, ये ठीक है ना। तो इसमें जो मैंने बताया था ना आपको कि इसमें प्लस वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों हैं। लेकिन अगर इसकी जगह क्रॉस वाला होगा तो और ज़्यादा होगा। अब इसमें अगर तुम पॉइंट्स गिन लो, ये कैमरे की क्वालिटी होती है कि तुम्हारे कैमरे में कितने स्पॉट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर इससे थोड़ा और महंगा कैमरा दिखाऊंगा तो ये नंबर स्टार जो क्रॉस दिख रहे हैं बीच में, वो और बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे मैं प्राइस बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे स्पॉट्स बढ़ते जाएंगे। उसमें ये होगा कि जैसे ही मैंने एम किया किसी को, तो मेरा जो सेंसर है वो किसी न किसी को तो पकड़ ही लेगा उसमें से। अभी जो मैं कर रहा हूँ स्पॉट मीटरिंग में, खाली मैं डेलिबरेटली आपके सेंटर फेस की आँख को कर रहा हूँ पिन पॉइंटेड करने के लिए। लेकिन जैसे आपके पास टाइम इतना नहीं हो तो आप बड़ा सा क्लस्टर ले सकते हो। किसी किसी में 30 पॉइंट वाले भी होते हैं, 25 पॉइंट वाले भी होते हैं, 49 पॉइंट्स वाले भी होते हैं। तो अलग अलग मल्टीपल पॉइंट्स वाले कैमरे होते हैं। तो उसमें खासियत रहती है कि आपका वो स्पॉट किसी न किसी को तो पकड़ लेगा। जो बहुत तेज़ से चलती हुई चीज़ें, जिसमें आता है ना बर्ड्स हैं, यहाँ से वहाँ इधर उधर हो रही हैं, और आप फटाफट, एक तो वैसे ही आपके कैमरे में बहुत बड़ा फोकल लेंथ का लेंस लगा हुआ है, तो आप इतनी आसानी से फोकस नहीं कर पाते हो। तो आपका कैमरा मतलब ऐसा होता रहता है पूरे टाइम उनकी तरफ देख के, फिर एकदम से उड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो आप उसके हिसाब से अपना कैमरा घुमाते जा रहे हो और वो फोकस करता जा रहा है। लेकिन जब आपको इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, उस केस में आप कैसा भी आपका फोकस सिस्टम हो, स्पॉट मीटरिंग कैसी भी हो, उसमें आपका काम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप कैमरा उठाओ अपना, सबसे पहले आप उसको स्पॉट मीटरिंग में डाल दो और कोशिश करो स्पॉट मीटरिंग भी आपकी ये सेंटर में हो। ये जो दिख रहा है ना आपका, इसको सेंटर पे डाल दो। जैसे ही सेंटर पे डाल दोगे तो आपका वो जो लॉक होती है बीम, वो सेंटर में आ जाएगी। और अपने ऑब्जेक्ट को हाफ बटन दबा के आपने उसको फोकस कर लिया। अब जैसे मैंने मान लो आपकी आँखों को कर लिया फोकस, ठीक है। अब मुझे आपका पूरा फ़ोटो खींचना है, लेके ऊपर से लेके नीचे तक का। तो अभी मैंने जैसे मान लो आँख को जब सेंटर किया तो आपका चेहरा सेंटर में आ गया। लेकिन फ़ोटो खींचते समय मेरे को आपको सेंटर में नहीं रखना, आपका सर मेरे को ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ठीक है, इसको करे मैंने इसको आपके सर को ऊपर तक ले गया और ये खींचा मैंने, तो सर से लेके नीचे तक की फ़ोटो आ जाएगी। ये समझ में आया? जब मैं फोकस कर रहा हूँ तो आपकी मतलब कैमरे को सेंटर में लेके आपकी आँखों को आपके उसमें डाल के मैंने लॉक कर दिया फोकस। और उसके बाद जब शटर दबाने की बारी आ गई तो मैंने उसको नीचे कर लिया। अभी जैसे मैंने आपको
फोकस किया तो आपको मैंने सेंटर में करके लॉक कर दिया, ठीक है। अब आपके साथ में मुझे 4 आदमी और चाहिए, तो मैंने इसको उसमें डाल दिया और सबकी फ़ोटो ले ली, है ना। तो आप तो फोकस में रहोगे ही रहोगे, मतलब आप मिस नहीं होगे मेरे से। बाकी लोग कितने आ रहे हैं मुझे चिंता नहीं है, जो आ जाए वो बोनस है मेरे लिए, लेकिन आप मेरे लिए मेन अट्रैक्टिव पॉइंट हो, आप मेरे कैमरे में हमेशा फोकस में रहोगे। वही अगर मैंने उल्टा कर दिया इसका तो आप मिस हो जाओगे, कोई और फोकस में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि स्पॉट मीटरिंग और मोड्स, आपके फोकस मोड्स। अब और किस किस वजह से पिक्चर आपकी शार्प नहीं आती है, ठीक है। पिक्चर शार्प ना आने के कुछ कारण और होते हैं। आप डायफ्राम को जितना ज़्यादा छोटा करते जाओगे पिक्चर आपकी शार्प होती जाएगी। सपोज़ अगर कोई फ़ोटो आप 1.8 पे खींचते हो, वही वाली फ़ोटो आप 5.6 पे खींचते हो, फिर वही वाली फ़ोटो आप 11 पे खींचते हो, तो जैसे जैसे आप डायफ्राम छोटा करते जाओगे पिक्चर आपकी और शार्प होती जाएगी। क्यों? इसका रीज़न बताता हूँ आपको। मैंने क्या बताया है कि जितना बड़ा डायफ्राम होगा उतना उसका बैकग्राउंड ब्लर होता जाएगा। ब्लर का मतलब बैकग्राउंड धुंधला हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने 1.8 लगा दिया आपके कैमरे में, तो आपकी नाक सबसे पहले फोकस होगी, या आँख, मैंने आँख को ही पिन पॉइंट किया ना, आँख को मैंने बिल्कुल शार्प फोकस कर लिया, लेकिन आपके कान आपकी आँख से 4 इंच की दूरी पे हैं। तो जितना फोकस आपका आँख रहेगा उतना ज़्यादा फोकस आपका कान नहीं रहेगा, ठीक है। नंबर 2, किसी लेडी ने किसी बच्चे को गोद में लिया हुआ है, तो या तो बच्चा पिन पॉइंटेड फोकस होगा या माँ पिन पॉइंटेड फोकस होगी। दोनों एक प्लेन में तो नहीं है ना, कुछ तो दूरी है ना दोनों की। बच्चे को कंधे पे लिया है मैंने, है ना, तो कुछ तो दूरी है दोनों के बीच में। अब नॉर्मली लोग यही गलती कर देते हैं कि हमने डेप्थ ऑफ फील्ड पढ़ा दिया है कि 1.8 पे सबसे ज़्यादा आएगी, तो किसी की भी 1.8 पे खींच देते हैं। 1.8 हमेशा नहीं खींचना चाहिए। आपको 2.8 पे भी अच्छा मिलेगा, 3.5 पे भी अच्छा मिलेगा। आप ये देखो कि मैं किस चीज़ की फ़ोटो खींच रहा हूँ। सपोज़ अगर आप सिर्फ एक पर्सन का पोर्ट्रेट ले रहे हो तो उस केस में आप 1.8, 2.8 यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने बच्चा गोदी में लिया हुआ है उस केस में आप 1.8, 2.8 अवॉइड करो। आप कम से कम 3 पे खींचो फ़ोटोज़ की, तो बच्चा और माँ दोनों फोकस में रहेंगे। ये देखना है कि हमें कहाँ तक की चीज़ें फोकस में चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा मतलब 2-3, 2.5 फीट, 3 फीट तक के दायरे की चीज़ें अगर आपको फोकस में चाहिए तो एटलीस्ट आपको 2, 2.8, 3, 3.5 इस तक जाना चाहिए। रमेश तुम थोड़ा पीछे बैठ जाओ। अभी आप देखना इनकी शार्पनेस से फ़र्क पड़ता जाएगा। जैसे जैसे मैं डायफ्राम चेंज करूँगा, ये 4.8 पे थी, अब मैं 6.3 पे खींच रहा हूँ। उसके बाद वाली 8 पे खींच रहा हूँ। पिक्चर और शार्प होती जाएगी। जैसे जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा ना, सब कुछ वही है, फोकस भी है, ऑटो फोकस भी है, लेकिन आप देखना पिक्चर जो है शार्प होती जाएगी। अभी इसके बाद मैंने 11 लगाया, लेकिन 11 के बाद थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। 16 तक ले सकते हो। 16 के बाद जैसे जैसे बिल्कुल ही स्मॉल डायफ्राम जब हो जाता है ना, तो फिर अगेन पिक्चर थोड़ी सी डिटेरिएट होने लगती हैं। उसका रीज़न ये है कि जो आपके चेहरे पे लाइट है, उस लाइट के थ्रू लौट के फिर डायफ्राम के थ्रू होती हुई हमारे सेंसर तक आ रही है, ठीक है। तो उसमें जो इस अपर्चर के थ्रू जब लाइट मेरे सेंसर तक आती है तो थोड़ा सा डिफ्रैक्शन इफेक्ट भी आ जाता है, ओके। तो जब बहुत छोटा डायफ्राम हो जाता है तो डिफ्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 8 और 11 पे फ़ोटो खींचो, 16 तक जा सकते हो। लेकिन अगर डेप्थ भी चाहिए आपको थोड़ी सी, और थोड़े से आसपास की चीज़ें भी अच्छी कंट्रास्ट
वो चाहिए, तो आप स्मॉल डायफ्राम 16 के बाद वाला जैसे 20 है, 25 है, इस तरह का जो है थोड़ा सा अवॉइड करो। ये समझ में आया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट जो होता है पिक्चर को शार्प करने में और ना करने में कैसे भूमिका रहती है उसकी मैं बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैंने फ्लैश बंद कर दी, ठीक है। अब आपकी फ़ोटो मैं अलग अलग शटर स्पीड पे खींचूँगा, ठीक है। सबसे पहली फ़ोटो खींची मैंने, मान लो आपकी 200 शटर स्पीड पे, ठीक है। 200 शटर स्पीड पे खींची तो कैसी आती है देखना। एक ये शार्पनेस है आपकी, अभी थोड़ा सा डायफ्राम कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी शार्पनेस देखो आप, है ना। इस वाले शटर स्पीड पे जो आपकी शार्पनेस आई है चेहरे की, अब यही फ़ोटो, यही सब कुछ सेटअप है, इसमें मैं शटर स्पीड आपकी कम कर देता हूँ थोड़ी सी। मान लो इसको मैं खींचता हूँ इस पे, तो जाने अनजाने में थोड़ा सा शार्पनेस से फ़र्क आएगा। आँखों से नहीं दिख रहा होगा अभी, लेकिन होता क्या है, जब हम पिक्चर खींचते हैं तो या तो मेरा कैमरा शेक होता है या थोड़ा सा ऑब्जेक्ट शेक होता है, तो उस केस में आपकी शटर स्पीड भी मैटर करती है। अब इसको अगर मैं और कम कर देता हूँ तो यही पिक्चर आपको फ़र्क दिख रहा है आपको। सेम पिक्चर है, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं तो या तो मेरा हाथ हिला होगा या ऑब्जेक्ट हिला होगा, दो में से कोई एक चीज़ तो मूव हुई होगी, इस वजह से मेरे फोकस में हम लोग सोचते हैं कि हमने फोकस सही नहीं किया है, जबकि यही रीज़न नहीं है। फोकस तो हमने किया है लेकिन हमारा मूवमेंट भी हुआ है। तो अगर आपको अच्छी शार्प पिक्चर चाहिए तो आपको अपनी शटर स्पीड पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ट्राइपॉड पे लेके फ़ोटो खींचते हो तो और शार्प पिक्चर आएंगी। भले आप कोई सी भी शटर स्पीड लगा के खींच रहे हो, 500 1000 लगा के खींच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन 100 सवा 100 की शटर स्पीड लगाई है आपने, और अगर आपने ट्राइपॉड पर रख के खींचा है तो जो रिज़ल्ट उस पर आएंगे उतने अच्छे रिज़ल्ट्स आपके हाथ से खींचे हुए कैमरे में नहीं आएंगे, ठीक है। अब शटर स्पीड का एक और रिलेशन आपको मैं बताता हूँ, वो आपको जानना ज़रूरी है कि पिक्चर कैसे शेप होती है। कैमरे के अंदर जो लेंस लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि मैंने लेंस कौन सा लगाया है। इस चीज़ को समझना अच्छे से। जैसे मैंने 50 mm का लेंस लगाया हुआ है, तो 50 mm का लेंस क्या होता है, ऐसा देखता है, मतलब उसका एंगल ऑफ व्यू क्या बताया था मैंने, 46 डिग्री है। तो 46 डिग्री में अगर कोई चीज़ मूव होती है तो इतनी सी मूव होगी ज़रा सी, उसका इफ़ेक्ट इस तक नहीं आएगा। लेकिन जैसे 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 मैं अपना फोकल लेंथ बढ़ाता जाता हूँ, है ना, फोकल लेंथ बढ़ गई, मेरी फोकल लेंथ बढ़ गई तो मेरे हाथ का उसमें क्या हुआ कि एंगल ऑफ व्यू कम हो गया। एंगल ऑफ व्यू कम हो गया तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका एक हल्का सा मूवमेंट भी मैग्नीफाई हो जाएगा उसमें। ये बात समझ में आई अच्छे से। हम जूम लेंस लगाते हैं या लंबे फोकल लेंथ का लेंस लगाते हैं तो हमारी पोजीशनिंग जो है, चूँकि एंगल ऑफ व्यू कम हो गया है तो उसकी थोड़ी सी भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। तो जितने भी अधिक फोकल लेंथ के जब आप लगाते हो, जैसे मान लो आप किसी बर्ड का फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो और उस केस में अगर आपने 100 स्पीड लगाई या 150 स्पीड लगाई या 200 स्पीड लगाई तो बहुत सारा चांस है कि आपकी फ़ोटो थोड़ी सी शेकी आएगी। अगर बिल्कुल शार्प फ़ोटो खींचनी है बर्ड की उड़ते हुए तो ठीक है, बर्ड की स्पीड देखो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बर्ड की स्पीड कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलोमीटर की रफ्तार होगी, 50 किलोमीटर की रफ्तार होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। लेकिन वही रफ्तार की चीज़ें जब आप अपने सामने खींचते हो तो 150 स्पीड तक में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब उड़ती हुई चिड़िया की आप फ़ोटो खींचते हो और अगर आपने 150 स्पीड पे खींची तो देखना हमेशा ब्लर फ़ोटो आएगी उसकी। उसका कारण ये होता है क्योंकि उस समय लेंस लगा हुआ आपका लॉन्ग फोकस लेंथ, तो उसका थोड़ा सा भी मूवमेंट जो होता है ना उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बदल जाता है, तो आपकी पिक्चर ब्लरी आती है। तो एक थंब रूल बना दो कि मेरा जितना mm का लेंस होगा मैं उसका 1.5 गुना शटर स्पीड रखूँगा। समझ में आया।
अगर मेरा 50 mm का लेंस है तो मैं 50 इंटू 1.5 75 कम से कम शटर स्पीड होनी चाहिए। अगर मेरा 100 mm का लेंस है तो 100 इंटू 1.5 कम से कम 150 शटर स्पीड होनी चाहिए। 200 का लगाया हुआ लेंस हमने तो 200 इंटू 1.5 मतलब 350 शटर स्पीड लगानी चाहिए। इस तरह से अगर आप शटर स्पीड लगाते जाओगे तो उसके हिसाब से सोचो, जब आपने 1000 mm का लेंस लगा दिया तो कम से कम आपकी 1500 mm की स्पीड होनी चाहिए। भले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेशनरी हो तो भी, इस चीज़ को समझो अच्छे से। मान लो कि आपने 1500 mm का लेंस लगाया हुआ है और एक पेड़ पे चिड़िया बैठी हुई है, वो बैठी है अपनी जगह पे, वो नहीं हिल रही है, लेकिन उस 1500 mm के लेंस से अगर आपने बैठी हुई चिड़िया का फोटो 150 शटर स्पीड लगा के खींची तो आपका ये तो हल्का हल्का हो रहा है ना, ये जो हल्का हल्का हो रहा है वो फोटो को ब्लरी बना देता है। तो जितने mm का आपका लेंस है, जब आप उसका 1.5 गुना शटर स्पीड लगा दोगे तो आपकी फ़ोटो जो है क्रिस्टल शार्प आएगी एकदम। और ऐसी फ़ोटो के लिए डेफिनेटली जैसे जैसे आप शटर स्पीड बढ़ाते जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा लाइट भी अच्छी चाहिए होगी, या तो डायफ्राम बढ़ाना पड़ेगा या लाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डे लाइट की रोशनी में ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। डे लाइट की रोशनी है अच्छी, बढ़िया धूप निकली हुई, आप बर्डिंग करने जाते हो, लेकिन वही अगर आप शाम को बर्डिंग करोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि शाम को क्या होता है, लाइट डाउन हो चुकी होती है, एक्सपोजर ज़्यादा मांगेगा आपका। अब उस समय अगर आपने 1500 स्पीड लगा दी, शटर स्पीड लगा दी, तो 1500 शटर स्पीड के हिसाब से वो करीब करीब 2.8 या 3.5 डायफ्राम की डिमांड करेगा आपसे। वो आपके लेंस में होता नहीं, क्योंकि 1500 mm का लेंस लगा के अगर आप फ़ोटो खींचना चाहोगे, उसमें नॉर्मली जो सस्ते मतलब मिड रेंज के जो लेंस होते हैं उसमें इतना डायफ्राम नहीं होता, उसमें होता है 5.6 या 8 पे ख़त्म हो जाते हैं वो। अब आपको 5.6 और 8 पे अगर फ़ोटो खींचनी है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो अपना ISO बढ़ा दो या फिर आप अगले दिन दोपहर का इंतज़ार करो। शाम की रोशनी में आपको इस तरह की बर्डिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपका फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो अगर आपको शार्प पिक्चर लेनी है तो आपको अपना शटर स्पीड से कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। क्लियर है? एनी डाउट्स पूछना है? अब आप लोग करके देखो, प्रैक्टिस करोगे, करो इसको, ठीक है। लो आ जाओ।